तो हेलो चैनल, वेलकम बैक टू माय गाइस। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो यार आज बड़े दिनों के बाद एक न्यू सीरीज शुरू की जा रही है और लेंथ को देखकर कुछ लोग ये भी समझ रहे होंगे कि आखिर ये वीडियो इतनी छोटी क्यों है। तो वो इसलिए क्योंकि मैंने कम्युनिटी सेक्शन में बताया था कि वीडियो की लेंथ छोटी हो जाएगी, लेकिन फिर वीडियो जल्दी जल्दी आया करेगी। माफ करना, थोड़ी देर के लिए आप लोगों को ये सहना होगा। बाद में मैं ये खुद अनाउंस करूंगा कि मैं 1 घंटे की वीडियो डालना शुरू कर रहा हूँ, लेकिन मैंने अभी भी नहीं छोड़ा। जब भी एक धांसू सी मानवा मिलेगी तो उसकी 1 घंटे की वीडियो बना के मैं अपने सेकंड चैनल पर जरूर अपलोड करूंगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में टेलीग्राम के ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि जो वीडियो मैं यहाँ से हटाऊंगा तो उसे वहाँ पर मैं एक्सपोर्ट कर दूंगा, जहाँ पर आप लोग आराम से देख भी पाएंगे और मुझे स्ट्राइक का खतरा भी नहीं रहेगा। और अगर इतनी बातें सुन ली है तो आखिर में मेरे इंस्टाग्राम को भी जाके फॉलो कर लो। बहुत कम फॉलोवर्स हैं और सोच रहा था कि अगर इंस्टाग्राम पे ज्यादा फॉलोवर्स हो जाते हैं तो मिनी व्लॉग्स भी डालना शुरू करूंगा, लेकिन जब फॉलोवर्स बढ़ जाए तो चलिए अब बहुत बातें हो गई, अब अपनी वीडियो की ओर बढ़ते हैं, वो भी बिना किसी देरी के। स्टोरी लाइन की शुरुआत एक बंदे से होती है जो कि अपनी मौत के कगार पर था और आखिरी लम्हों में वो हमें अपने बारे में बताता है। मेरा नाम सेल कूपर है। मेरी स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है और मेरी ये हालत देखकर आप लोग क्यूरियस होंगे कि मेरी ये हालत किस वजह से ऐसी हुई है और इसके पीछे का पर्सन कौन है जिसने मेरी ये हालत की। तो जिस फैमिली को मैं सर्व करता हूँ, कूपर फैमिली, तो मैं उनका सबसे जाबाज, शातिर और ताकतवर शैडो हूँ। उसके इंट्रोडक्शन के खत्म होने के बाद ही सामने एक बंदा जो कि हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट को एक धोखेबाज करके बुलाता है, क्योंकि उसे सेल कूपर के कांड के बारे में पता चला है कि वो दुश्मन के साथ हाथ मिला के अपनी ही फैमिली का खात्मा करना चाहता था। तो वो भी फ्यूचर हेड फैमिली होने के नाते वो हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट की वहीं पर ही एग्जीक्यूशन करने का ऐलान कर देता है, जो कि सुनकर हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट काफी ज्यादा गुस्सा होके और बड़ी ही तेजी से उन गार्ड्स के बीचों बीच गुजरता हुआ उसी बंदे के सामने आ जाता है। और जैसे ही अपना सोर्ड उसके गर्दन के करीब आ पहुंचता है तो पीछे से कोई सोल्जर उसके शरीर के अंदर अपना भाला घुसेड़ देता है। वो भाला उसके जिस्म के आर पार हो चुका था और अपने आखिरी लम्हों में उसे अपने आप से काफी ज्यादा घिन आती है, क्योंकि वो जिस फैमिली को सर्व करता आ रहा था तो आखिर में उसी फैमिली ने ही उसे धोखा दे दिया। और इसमें यानी कि इस पूरी सिचुएशन में वो एक विक्टिम है, लेकिन कोई भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए तो अगर यहाँ पर इसी वक्त उसकी जान जाने वाली है तो वो इस तरह कमजोरों की मौत बिल्कुल भी नहीं मरना चाहता। हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट में सिर्फ लास्ट अटैक करने की ही हिम्मत बची थी और वो उसको और किसी पर नहीं बल्कि उसी बंदे पर जो कि इस फैमिली का हेड है उस पर इस्तेमाल करना चाहता है। वो इस बात को एक्सेप्ट कर चुका था कि यहाँ पर उसकी मौत पक्की है, लेकिन जो उससे हो पाया तो उसने वो आखिरी दम तक किया, लेकिन रिजल्ट जो कि उसने पहले से ही एक्सपेक्ट किया था तो वो वहीं पर ही मारा जाता है। वो खुद का पूरा नाम सेल कूपर दोबारा कहकर कि अगर उसके पास एक और मौका होता तो जरूर इस फैमिली को वो अपने हाथों से खत्म कर देता, ये कहता हुआ सेल कूपर वहीं पर ही मर जाता है। लेकिन हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट सेल कूपर की किस्मत अच्छी होती है, क्योंकि वो टाइम में पीछे आ जाता है, यानी कि रीइंकार्नेशन, लेकिन वो भी पास्ट में। लेकिन दिक्कत सिर्फ ये होती है कि वो छोटा हो चुका है और सेल कूपर ने अभी इस बात को रियलाइज भी नहीं किया है। वो जो ही उठता है तो उसे लगता है कि वो शायद नर्क में आ चुका है, लेकिन उस जगह को थोड़ा सा गौर से चेकआउट करने के बाद वो कहता है कि वो इस जगह को पहले भी देख चुका है, ये जगह जानी पहचानी है, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा कि इस जगह को उसने कब आखिरी बार देखा था। तभी अचानक से उस पर कोई ठंडा पानी डाल देता है और जिसने भी उस पर वो ठंडा पानी डाला था तो वो एक अगली मेड होती है। सॉरी, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, लेट्स बी रिस्पेक्टफुल। ठंडा पानी एक सुंदर सी मेड ने डाला था, जो कि वो देखकर सेल कूपर उसकी ओर बड़े ही कातिलाना नजरों से देखता है। और जो ही मेड इस बात को नोटिस करती है कि ये बच्चा उसको कातिलाना नजरों से देख रहा है तो उसके चेहरे पर सीधा चमाट देती है, साथ में गुस्से में ये भी बता के चल भाग यहाँ से हाजमोला की चूरन, मेरे को इतने कातिलाना नजरों से देख रहा है या तो मुझसे पंगा लेना चाहते हो। अगर ऐसी ही बात है तो इसके लिए तुम्हें पहले बड़ा होना होगा और तब तक शायद मैं मर भी चुकी होंगी। मेड की बातों को थोड़ा सा गौर से सुनने के बाद सेल कूपर कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि मेड उसे एक बच्चा बुला रही है। ये बात उसके भेजे में फिट नहीं होती, लेकिन जो ठंडा पानी उस मेड ने सेल कूपर पर डाला था तो उसकी रिफ्लेक्शन में वो खुद को आखिरकार देख लेता है और सेल कूपर को ये बात समझ में आ जाती है कि वो पास्ट में आ चुका है और इसलिए तो ये जगह उसे जानी पहचानी दिख रही थी। लेकिन साला ये बूढ़ी औरत उसे याद नहीं। खुद को दोबारा रिबोर्न होता देखकर सेल कूपर काफी विलेंस की तरह हंसने लगता है, लेकिन छोटी बॉडी होने की वजह से वो थोड़ा बहुत क्यूट भी दिखता है। हाँ, सेल कूपर को ये बात अच्छी तरह से पता है कि वो अभी के लिए 3 साल का है। गाइस कमेंट में जरूर बताना, क्या 3 साल का बच्चा क्या पैरों पर चल सकता है, वो भी हमारे सेल कूपर की तरह? ये लॉजिक मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है, लेकिन चलो खैर, कमेंट सेक्शन में इस बात को जरूर क्लियर कर देना। लेकिन उसे इस बात की खुशी होती है कि वो दोबारा रिबॉर्न हो चुका है। जो उसकी आखिरी विश थी वो भी मरने से पहले तो वो किसी तरह से पूरी हो चुकी है और इससे जो बदला लेने का इसने ठान लिया था तो वो ये पूरा भी कर पाएगा, चाहे इसमें जितना भी टाइम
टाइम लग जाए, लेकिन वो इस बदले को जरूर पूरा करेगा। इसके बाद सेल कूपर हमें अपनी इंट्रोडक्शन के साथ साथ कूपर फैमिली के बारे में भी और जिस शैडो स्काउट से वो है तो उसके बारे में भी हमें डिटेल में बताता है कि मैं सेल कूपर मुझे बचपन से ही काफी ज्यादा बुली किया गया था और इसका रीजन शायद आप लोग जानकर काफी ज्यादा हैरान हो जाओ, क्योंकि मुझे इसलिए बुली किया जा रहा था क्योंकि मैं एक नाजायज औलाद था। एक नाजायज औलाद होने की वजह से मुझे काफी ज्यादा लोग बुली करते थे, लेकिन मैंने उनका डट कर मुकाबला किया। मैं अपनी फैमिली को ये साबित करवाना चाहता था कि वो उसे सीरियसली ले ले। ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि अगर एक बंदा नाजायज औलाद होता है तो उसे फैमिली हार्शली ट्रीट करेगी। इसलिए तो खुद को साबित करने के लिए मैंने शैडो स्काउट को ज्वाइन किया। वहाँ पर नर्क जैसी ट्रेनिंग से मैं गुजरा, लेकिन आखिरकार मैं उन शैडोज में सबसे ज्यादा ताकतवर बन गया। शैडोज एक ऐसी स्काउट है जहाँ पर हमसे बहुत बुरे और गिरे काम करवाए जाते हैं, लेकिन उसके बदले कूपर फैमिली शैडो स्काउट को बहुत ज्यादा पैसों से नवाजती भी थी। इसलिए जो भी शैडो स्काउट को ज्वाइन करता तो उसका गोल सिर्फ पैसा ही था। लेकिन मेरी बात अलग थी, क्योंकि मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहता था और मैं तो खुद फैमिली हेड भी बनना चाहता था, लेकिन इन लोगों ने मुझे मौका ही नहीं दिया। और जब आखिरकार मुझे इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ा तो मैंने फैमिली के लिए सर्व करना शुरू कर दिया। मैं बहुत सारी जंगों को जीता हूँ, यहाँ तक कि मैंने पूरे एक शहर को भी पूरी तरह से अकेले डोमिनेट भी किया है। और मैंने जिंदगी में जितने लाशें बिछाई हैं तो शायद से वो किसी ने बिछाई होगी। और आखिर में मैं इतना स्ट्रॉन्ग बन गया कि जो भी मिशन मुझे दिया जाता तो सक्सेस रेट 100% ही होता। शैडोज में ज्वाइन करने के बाद और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो बनने के बाद मुझे लगा था कि सब लोग मुझे सम्मान से ग्रीट करेंगे और मेरी लोग इज्जत करने लगेंगे, लेकिन मुझे शायद इतना हाईली नहीं सोचना चाहिए था, क्योंकि सब का सब उल्टा ही हो रहा था। और उसमें एक्यूजेशन, एलिगेशन, धोखा, जितनी भी बातें मैं कहूँ तो उतनी कम है। सम्मान की बजाय मुझे लोग नीचे गिराने की कोशिश करते। और बात तो तब बदल गई जब मेरे अपनी फैमिली मेंबर्स ने ही मुझ पर एलिगेशन लगा दिए, जिससे मैंने अपनी जान खो दी। और साथ ही साथ आखिरी पलों में मुझे एक बात एलन के बारे में भी पता चली थी। एलन इस बंदे का नाम है जो कि फैमिली हेड है, कि उसने बचपन से ही मुझ पर एक स्पेल कास्ट की थी। उस स्पेल का नाम शैडो ओथ था। अगर उस पर ब्रीफली सी बात की जाए तो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट बताता है कि मैं पूरी जिंदगी अपनी ट्रेनिंग करता आ रहा हूँ, लेकिन एलन को मैंने कभी भी नहीं देखा कि वो ट्रेनिंग करता हो, लेकिन फिर भी वो स्ट्रेंथ के मामले में मुझसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो क्या सरप्राइज की बात बताऊं, यही शैडो ओथ, इसी वजह से एलन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया, क्योंकि ये एक कंडक्टर की तरह काम करता है। क्योंकि ट्रेनिंग सारी की सारी सेल कूपर कर रहा था, लेकिन उसका सारा फल एलन लेकर जा रहा था। और ये बात पता लगने के बाद कि उसे बचपन से ही टारगेट किया गया था, इसलिए तो आखिरी लम्हों में सेंट कूपर ने जब अपने आप को बेबस पाया तो उसने बिना सोचे समझे एलन पर अटैक कर दिया। लेकिन जैसे कि ये एक स्पेल कंडक्टर की तरह काम करती आ रही थी, तो मेरी सारी की सारी स्ट्रेंथ वो ले गया और मेरे अटैक से एलन को जरा सी भी खरोच नहीं आई। अगर मैंने उस आखिरी पलों में कुछ सीखा है तो वो ये है कि दुश्मन पर नजर रखना ठीक होता है, लेकिन अपने लोगों पर तुम्हें बहुत कड़ी नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि यही लोग सबसे पहले तुम्हें धोखा देने के लिए तैयार होते हैं और ऐसे टाइम पर धोखा दे देंगे कि तुम खुद को बेबस पाओगे। और देखते ही देखते वही लोग तुम्हारे मौत का कारण बन सकते हैं जिनको तुम काफी चाहते हो, या फिर तुम उनकी नजरों में खुद की रेपुटेशन बनाना चाहते हो ताकि वो तुम्हें सम्मान और इज्जत दे। इसलिए तो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट अपने साथ एक वादा करता है कि वो इस बार इन लोगों के झांसे में नहीं आएगा और जितना वो स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा तो वो इन लोगों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए लड़ेगा। हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट अपना बदला लेने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है, लेकिन अपने प्लान को शुरू करने से पहले उसके पेट में चूहे दौड़ते हैं, जिसका उसको सबसे पहले कुछ करना ही पड़ेगा। तो चूहे से हमारे सेल कूपर को एक बात याद आ जाती है, वो पास्ट लाइफ में इतना ज्यादा ब्रूटल था कि वो इंसानों का गोश्त तक खा चुका था। ये बात कुछ लोगों के नजरिए से काफी ज्यादा डिस्कस्टिंग हो सकती है, लेकिन एक शैडो के लिए ये एक आम बात है। लेकिन इसमें भी उन लोगों के प्रेफरेंस हुआ करते थे, कुछ लोगों को इंसान का गोश्त पसंद था तो कुछ लोगों को कुछ और, लेकिन हमारे सेल कूपर को सबसे ज्यादा चूहे खाना पसंद थे, क्योंकि इसका गोश्त इंसानी गोश्त से काफी ज्यादा लजीज था। धत तेरी की, ये कौन सा मैनिएक कैरेक्टर है। इसलिए तो वो उस चूहे को खुराक की नजरों से देख रहा था, और जो ही वो कुछ करने की कोशिश करे तो सामने का पर्दा हट के तो गार्ड्स आ जाते हैं, जो कि आते ही सेल कूपर को गालियां देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो कब से सेल कूपर को आवाज लगाते जा रहे थे, लेकिन ये था कि अपने कमरे से बाहर नहीं निकल रहा था। और जो ही वो सेल कूपर के करीब पहुंच जाते हैं तो उन लोगों का और कोई मकसद नहीं था, बल्कि मास्टर एलन उसको बुलाना चाहते हैं। अगर वो आराम से कोऑपरेट करेगा तो उसे आराम से लेकर जाया जाएगा, लेकिन अगर वो कुछ हरकत करने की कोशिश करेगा तो मार पीट से ही उसे लेकर जाया जाएगा, क्योंकि ये ऑर्डर ऊपर से ही आया है। लेकिन उसको चॉइस देने के बावजूद भी वो उसे एक
कैदियों की तरह ट्रीट करने लगते हैं और उसे घसीटते हुए अब ले जाने का दोनों ठान लेते हैं। इसी दौरान हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट की किस्मत अच्छी होती है क्योंकि उसे अपने पास्ट की मेमोरी से ये याद आ जाता है कि ये तो वही टाइम था जब उसे शैडो बनने पर मजबूर कर दिया गया था, और अगर वो गलत ना हो तो उसको मारने से पहले एलन ने इस बात को भी रिवील किया था कि जब उसे शैडो सोल्जर बनाने के लिए उसके पास लेकर आया गया था तो वहीं पर ही उसने अपनी स्पेल हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट पर कास्ट की थी। लेकिन सेल कूपर की किस्मत अच्छी होती है क्योंकि उसकी मेमोरीज उसके साथ ही है, इसलिए वो शुक्र मनाता है क्योंकि अगर उसकी मेमोरीज ना होती तो वो कब का दोबारा से इनके झांसे में फंस जाता। वो खुद को छुड़ाता हुआ एक के हाथ पर बाइट करता है और दूसरे से फ्लिप मारता हुआ अपना हाथ छुड़ाता है। जिस गार्ड के हाथ पर उसने बाइट किया था तो वो उसे जानवर बुलाता है, और जहाँ तक दूसरे की बात हो रही है वो उस पर बस अपना पंच लैंड ही करने वाला था, जिसको सेल कूपर काफी आराम से डॉज करता है, और डॉज करने के साथ साथ वो उसकी सोर्ड को भी उससे चुरा लेता है और उसी के सोर्ड से ही उसी का ही हाथ काट डालता है। हाथ खोने की वजह से उस गार्ड को काफी ज्यादा दर्द होता है और वो तेजी से चीखता भी है। उस चीख से वो दूसरा गार्ड जिसके हाथ पर सेल कूपर ने बाइट किया था तो उसकी हवा एकदम टाइट हो जाती है क्योंकि वो इस बात से डर चुका था कि इस बच्चे को तलवारबाजी भी आती है और तलवार इस वक्त उसके हाथ में है। वो दोनों डर के मारे कांप रहे थे, लेकिन सेल कूपर इस बात से कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो जस्ट अपने रिवेंज का फर्स्ट स्टेप लिया है, इसमें उसको काफी ज्यादा मजा आया है और फ्यूचर में वो और क्या क्या करने वाला है तो ये तो सिर्फ उसको ही पता है। चलो अब थोड़ा सा शैडो ओथ के बारे में जानते हैं। वही स्पेल जो कि एलन ने हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट पर बचपन से ही कास्ट कर दी थी और उसका एलन को काफी भरपूर फायदा भी हुआ था। तो आखिर शैडो ओथ क्या होती है? एक ऐसी स्पेल जिसमें जो मास्टर होता है यानी कि जो कास्ट करने वाला है तो वो एक बंदे को चुनता है। उस बंदे को चुनने के बाद उसे एहसास नहीं होगा कि उस पर किसी ने स्पेल कास्ट की है। यही इसकी खासियत है कि इसका पता हर कोई नहीं लगा सकता। अब इसमें मास्टर यानी कि कास्ट करने वाले को क्या क्या फायदा हो सकता है? कास्टर जिस पर भी ये स्पेल कास्ट करता है तो वो अगला वाला बंदा जो कि स्पेल की गिरफ्त में पड़ चुका है तो वो एक टाइप से उसका पपेट बन जाता है। वो उसे कंट्रोल तो नहीं कर सकता, लेकिन मास्टर को अगर कोई चोट लगती है तो उस चोट का दर्द भी उस पपेट को होता है, और अगर वो कुछ गेन करता है तो पपेट को कुछ भी फायदा नहीं होता। लेकिन अगर अगली ओर कुछ पपेट गेन करता है, अगर वो स्ट्रेंथ हो या नॉलेज हो तो वो सारा का सारा मास्टर के पास चला जाता है, और अगर पपेट को चोट लग जाती है तो वो दर्द मास्टर को ट्रांसफर नहीं होता। ये स्पेल काफी ज्यादा ब्रूटल है क्योंकि इससे एक पूरी लाइफ बर्बाद हो सकती है, इसलिए तो बहुत सालों से गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया था और इसके रिलेटेड यानी कि शैडो ओथ के रिलेटेड जितनी भी किताबें थी उन सबको जला के राख बना दी ताकि कोई कभी भी इस तरह की स्पेल अपनी जिंदगी में भी किसी पर इस्तेमाल ना करे। सीन दोबारा प्रेजेंट पर आता है और हम एलन को देखते हैं कि वो उसी गार्ड को एक थप्पड़ मारता है जिसको एलन ने हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट को बुलाने का कहा था। लेकिन जब एलन को ये बात पता चलती है कि एक 3 साल के बच्चे ने उसकी फाइट में बैंड बजा दी तो इससे एलन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि इस फैमिली में जो भी सोल्जर होता है तो उसको काफी ज्यादा फैसिलिटीज और रिसोर्सेज दिए जाते हैं। तो एलन के नजरों में उस सोल्जर पर ये सारी चीजें वेस्ट हो रही हैं। सोल्जर अपनी गलती की माफी मांगता है और कभी दोबारा ऐसा नहीं होगा तो इसका वो एलन से वादा भी करता है और अपनी जुबान भी देता है, इससे एलन का गुस्सा थोड़ा बहुत शांत हो जाता है। लेकिन वो सेल कूपर के करीब आते ही उस पर भड़कने लगता है और साथ में ये भी बताकर कि कोई अगर उसके फैमिली गार्ड्स को इस तरह नीचा दिखाता है तो इसका मतलब वो हमारे फैमिली को चैलेंज दे रहा है। मुझे तो इस बात पर विश्वास नहीं आता कि एक 3 साल का बच्चा एक इंटरमीडिएट लेवल के सोल्जर को इतनी आसानी से पछाड़ सकता है। गुस्सा कंट्रोल से बाहर होते ही एलन अपने लोगों से कहता है कि इस बच्चे को डंजन में बांध दिया जाए क्योंकि उन लोगों को मानना भी पड़ेगा वरना उनकी भी सेम हालत होने वाली है। लेकिन तब तक वो गार्ड्स कुछ कर पाते तो पीछे से हीरा कूपर आ जाती है जो कि इस फैमिली के ओनर मैट्रियार्क है। हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, औरत को मैट्रियार्क बुलाते हैं और मर्द को मैट्रियार्क बुलाया जाता है। वो आती हुई एलन के गार्ड्स को डायरेक्ट रोक देती है और साथ में एलन का गुस्सा भी शांत करने के लिए वो उसे आज की सेरेमनी के बारे में बताती है कि आज की सेरेमनी काफी ज्यादा खास होने वाली है क्योंकि इसमें तुम्हें पता है ना कि हम क्या अकॉम्प्लिश करेंगे, इसलिए मेरे बच्चे सब्र रखो। इसमें इस बच्चे की भी कोई गलती नहीं क्योंकि इसे पैदा होते ही अबेंडेंट कर दिया था, तो इसके इस तरह बिहेवियर को एक बार तुम नजरअंदाज करके इस पर एक बहुत बड़ा एहसान कर सकते हो। और साथ में हीरा कूपर उसके करीब आती हुई उसके कान में कुछ घुसर पुसर करने लगते हैं जो कि बाकी लोगों को तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हमें सुनाई दिया जाता है। वो कुछ खिचड़ी पका रही थी और वो खिचड़ी हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट को भी पता है कि क्या है। वो इन सारे बच्चों में से सिर्फ एक स्पेशल बंदे को अपना टारगेट बनाने वाला है जो कि और कोई नहीं बल्कि इस फैमिली का एक नाजायज औलाद है। हीरा कूपर की बात सुनकर एलन को याद आ जाता है कि यहाँ पर सजा देने के अलावा भी बहुत जरूरी काम है। अपनी मदर की बात को सुनता हुआ एलन इसी बात को लेकर काफी ज्यादा क्यूरियस हो रहा था और उसे गुस्सा भी चढ़ रहा था कि आखिर इस लावारिस बच्चे में आखिर ऐसा क्या
किया है कि उनकी मदर इसके पीछे लगी हुई है और इसे ही अपना वो पपेट बनाने पर एलन को इतना ज्यादा मजबूर कर रही है। एलन को अभी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उसकी मदर काफी ज्यादा शातिर है। वो पहले ही उसकी पोटेंशियल को समझ पाई है, इसलिए तो इतनी ज्यादा इंसिस्ट कर रही है। लेकिन जब भी एलन को मौका मिलेगा वो इस बंदे को जरूर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करेगा और वो इस बात का खुद से वादा भी करता है। इसके बाद उसकी मदर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन साथ में ये बताकर कि फ्यूचर फैमिली हेड के पैट्रियार्क को अपने गुस्से पर कंट्रोल पाना पड़ेगा, वरना वो कुछ और ऐसे स्टेप्स उठाएंगे जिससे पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो सकती है। इसलिए खूब मेहनत करना, तुम्हें कोई डिस्टर्ब ना करे तो मैं बाहर साउंड प्रूफ की स्पेल्स भी कास्ट कर दूंगी। और वो इस काम को अपने बाकी लोगों को सौंप देती है कि उसके बेटे को कोई भी किसी किस्म की आवाज ना आए, क्योंकि अगर एक मर्तबा ये शांत हो सकता है तो दूसरी मर्तबा नहीं होगा। अगर बात की समझ में आ गई हो तो यहाँ से दफा हो जाओ। इतने रूड बिहेवियर के बावजूद भी लोगों के मन में उनके लिए किसी किस्म की भी नफरत पैदा नहीं होती और वो सीधा उनके ऑर्डर को मान लेते हैं। और कसम खाने के लिए उन बच्चों के लिए एक होली वाटर का भी बंदोबस्त किया होता है। वो जाम तो नहीं पी सकते, लेकिन होली वाटर जरूर पी सकते हैं। एलन अपना जाम उठाता हुआ कहता है कि चलो सब मिलकर कसम खाते हैं कि जो भी आज के बाद हम करने वाले हैं तो वो अपनी फैमिली को बचाने के लिए और फ्यूचर में उनको और भी ज्यादा ऊंचे मकाम तक पहुंचाने के लिए सब कुछ हम करेंगे। छोटे बच्चे एलन की बात में आ जाते हैं और वो भी कसम खा लेते हैं। वो बच्चे एलन की बातों से इतना ज्यादा ब्रेन वॉश हो जाते हैं कि किसी को ये सोचता भी नहीं है कि इस पानी में कुछ हो सकता है। लेकिन बाकी लोगों का तो नहीं पता, लेकिन सेल कूपर यानी कि मेन प्रोटैगनिस्ट इस बात को जान लेता है कि इस पानी में जरूर कुछ मिलाया गया है। लेकिन फिर भी शक को कम करने के लिए वो बाकी बच्चों के साथ उस पानी को पी लेता है। जो ही वो पीते हैं तो 5 सेकंड के अंदर अंदर वो सारे लोग बेहोश हो जाते हैं। और जैसे ही वो लोग बेहोश होते हैं तो एलन अपने रियल इंटेंशंस को भी रिवील करता है कि इन हरामखोरों को ये भी नहीं पता कि होली वाटर और ड्रग्स में कितना बड़ा डिफरेंस है। ये तो जस्ट कछुए हैं जिनको मैं पाल के बड़ा करूंगा और इनकी स्ट्रेंथ मेरी होगी और मेरा दर्द इनका होगा। कितना कमाल है ना। और इस रिचुअल को परफॉर्म करने के लिए जस्ट मेरा थोड़ा सा खून चाहिए होगा, क्योंकि मैं जरा सा भी इन कछुओं पर जाया तो नहीं करना चाहता, लेकिन मजबूरी है, करना पड़ेगा। रिचुअल को स्टार्ट हुए कुछ ही सेकंड्स होते हैं, लेकिन वो अपनी सक्सेस रेट को देख पा रहा है। और वो इसका पता कैसे लगा पा रहा है, तो उसके अंदर उन सारे बच्चों की पावर अब स्टोर होने लगती है, जिसको वो काफी ओपनली फील कर पा रहा है। वो खुद को एक जीनियस भी बुलाता है, क्योंकि इस तरह की स्पेल कास्ट करने के लिए काफी हिम्मत चाहिए और टैलेंट। इतनी जल्दी इतना ज्यादा सक्सेस रेट देखना तो वो इस फैमिली का हेड बनने के लिए ही बना है। इसी में ही कुछ मिनट्स गुजर जाते हैं और रिचुअल भी इसी के साथ खत्म हो जाता है। वो इस गुड न्यूज को अपनी मदर को सबसे पहले बताने का इरादा ठान लेता है कि उसने कितनी जल्दी इस रिचुअल को कंप्लीट भी कर दिया और उसने कितनी आसानी से इस रिचुअल को परफॉर्म भी किया। और जो ही वो अपने मदर के साथ मुलाकात करने के लिए उनकी ओर जाता है तो उसी बीच उसके पाँव में मोच आ जाती है। वहाँ पर कोई भी नहीं होता तो उसको कोई उठाने वाला भी नहीं है। और वहाँ पर कोई क्यों नहीं है, तो उसकी मदर ने शोर को कम करने के लिए ये किया था ताकि उसका बेटा डिस्टर्ब ना हो। लेकिन यहाँ पर खुद को जमीन पर पड़ा हुआ देखकर वो रोने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये इस रिचुअल का साइड इफेक्ट है। उसे तो कुछ पलों में ये भी लग रहा था कि ये लंगड़ा हो चुका है और इस रिचुअल के साइड इफेक्ट के बारे में उसकी मदर ने उनको जानबूझकर नहीं बताया था। घमंडी लड़का जो कि अब अपनी माँ पर भी शक करने लगता है, तो उसे सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब वो पीछे से एक फेमिलियर आवाज को सुनता है, जो कि उसे सबसे पहले तो रोंदू बुलाता है और बाद में उसे ये बताता हुआ, तुम्हारा तो कुछ भी नहीं हो सकता, चाहे तुम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाओ, लेकिन तुम अपनी माँ के पीछे ही छिपे रहोगे। लगता है कि मामा बॉय खुद उठ नहीं सकता। उठना, तुम तो खुद को काफी ज्यादा जीनियस समझ रहा था, अब क्या हुआ, निकल गई हवा। खैर, तुम जैसे लोगों को जमीन पर ही पड़ा रहना चाहिए, क्योंकि यही तुम लोगों की असली औकात है। और सेल कूपर एलन को ये बात भी क्लियर करता हुआ कि उसकी मदर ने उसको डिस्टर्ब करना नहीं चाहा और किसी और को भी उसको डिस्टर्ब करने से रोकने के लिए उसने एक साउंड प्रूफ स्पेल कास्ट किया है, जिससे चाहे वो यहाँ पर जमीन पर रेंगता हुआ जितना भी चिल्लाए तो किसी को भी उसकी आवाज सुनाई नहीं देगी और वो गला फाड़ फाड़ के अपनी माँ को आवाज दे सकता है। लेकिन अगेन ये सारी चीजें उसका वेस्ट ऑफ टाइम होने वाली है और उसको एडिशनली डराने के लिए वो ये भी बोलता है कि एक बारी तुम इसके बारे में खुद सोचो कि यहाँ पर कोई भी आवाज तुम्हारी नहीं सुनने वाला, तो अगर यहाँ पर मैं जो कुछ भी करने वाला हूँ तो इसका मतलब तुम्हारी आवाज, तुम्हारी चीखें किसी के पास भी नहीं पहुँचने वाली। तो क्या तुम तैयार हो अपनी सजा को भुगतने के लिए? तो ही एलन पीछे
मुड़कर देखता है तो सेल कूपर को देखने के बाद उसके होश उड़ जाते हैं। वो डर भी जाता है क्योंकि एलन हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट के हाथ में एक तलवार भी पाता है, जो कि वही तलवार थी जो कि उस गार्ड ने उससे छीन ली थी, लेकिन उसको इस रिचुअल के दरमियान भी छिपाया हुआ था। एलन हिचकिचाते हुए सेल कूपर से पूछता है उस पर ड्रग ने असर क्यों नहीं दिखाया, शैडो ओथ ने उस पर काम क्यों नहीं किया, क्या वो इस ओथ के बारे में पहले से ही जानता था, और अगर जानता था तो उसको ये इन्फॉर्मेशन किसने प्रोवाइड की। और एज वी एक्सपेक्टेड इस सवाल का जवाब सेल कूपर नहीं देने वाला। वो कहता है कि चलो बातें करने से अच्छा मैं तुम्हें एक्शन करके दिखाऊं कि मैं इसके अलावा और क्या क्या जान सकता हूँ। तुम जस्ट ये सोच रहे होगे कि मेरे दिमाग में सब कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन उसे प्रैक्टिकली परफॉर्म करता हुआ देखकर मैं तुम्हारे रिएक्शन को देखना चाहता हूँ कि तुम उस मंजर को देखने के बाद कैसा रिएक्ट करोगे। जो ही सेल कूपर अपनी बात को खत्म करता है वो एलन को मजा चकाने के लिए और उसके होश को और भी ज्यादा उड़ाने के लिए उस शैडो ओथ को रिवर्स करने लगता है, यानी कि उसका उल्टा असर अब उसमें सेल कूपर ही ऑनर होगा और पपिट एलन बनेगा। रिवर्स करने के लिए हमारा सेल कूपर काफी ज्यादा जोर लगाता है और प्रोसेस के बीच उसकी बॉडी से काफी ज्यादा माना भी निकल रही होती है। कुछ ही सेकंड्स में वो स्पेल रिवर्स होना शुरू हो जाती है और एलन को ये फील भी होता है कि उसका दिल दर्द करने लगा है और धीरे धीरे वो दर्द काफी ज्यादा होता जा रहा था। इससे आखिर में एलन काफी तेज चीख लगाता है और कहता है कि जो भी वो कर रहा है तो इसी वक्त रोक दे, वो इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकता और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो जल्द ही इस रिचुअल के बीच में मारा जाएगा। लेकिन सेल कूपर है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। वो उसे ये बात उसके भेजे में फिट करने के लिए बताता है कि पास्ट लाइफ में तुमने मेरे साथ सेम किया था और तुम्हें पता है कि मैंने प्राइस क्या बुक था, तो तुमने मेरी जान ली थी। हो सकता है कि तुम्हें ये बातें याद ना हो, लेकिन मुझे ये अच्छी तरह से याद है, तो इसलिए मैं यहाँ पर तुम पर किसी किस्म की भी रहम नहीं दिखाने वाला। और अगर तुम पूछ रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर रहा हूँ, तो मैं जस्ट उस कर्ज को चुका रहा हूँ जो कि पास्ट में तुमने मुझे दिया था। कर्ज से सेल कूपर का मतलब वो स्पेल, और सेल कूपर अपनी पावर को इतना ज्यादा इस्तेमाल करता है कि बाहर जो स्पेल एलन की मदर ने लगाया हुआ था तो वो टूट जाता है। टूट नहीं बल्कि चकनाचूर हो जाता है। इस बात को बाकी गार्ड्स भी नोटिस कर लेते हैं और वहाँ पर उसकी मदर भी खड़ी थी। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए गार्ड्स उसे ये इन्फो देते हैं कि बैरियर टूट चुका है। लगता है कि मास्टर एलन बहुत जल्दी ही फारिग हो चुके हैं, लेकिन जहाँ तक उसके मदर की रिएक्शन की बात हो रही है तो उन्हें घबराहट सी फील हो रही थी। उन्हें लग रहा था कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ हो रही है, क्योंकि है तो वो एक मैच्योर औरत, वो खतरे को पहले से ही समझ जाती है। उसी रात एलन को जब बाकी के गार्ड्स और उसकी मदर उसको अपने कमरे में वापस ले आती है तो वहाँ पर एक बटलर बताता हुआ कि सील किस वजह से टूटी है और यंग मास्टर क्यों बेहोश पड़े हुए थे। तो बटलर इस बात को ब्रीफली बताता हुआ कि यंग मास्टर जमीन पर इसलिए बेहोश पड़े थे क्योंकि उन्होंने जरूरत से कुछ ज्यादा ही पावर को कंज्यूम कर लिया था, और एक तो उनकी बॉडी इतनी पावर को स्टोर करने के लिए कैपेबल नहीं थी, इसी वजह से वो जमीन पर बेहोश पड़े हुए थे। और जहाँ तक सील की बात हो रही है, सील किस वजह से टूटी तो बाहर एक गार्ड डिस्ट्रैक्ट हो चुका था, जिसकी वजह से वो स्पेल पर ध्यान नहीं दे पाया और स्पेल टूट गई। लेकिन आप फिक्र मत करिए, मैंने उसको मारने का ऑर्डर दे दिया है और जल्द ही उसका सिर काट दिया जाएगा। इस पर मैट्रिया कहती है कि बहुत खूब, लेकिन हाँ ये जरूर याद रखना कि उस बॉडी को कुत्तों को खिलाया जाए, ना कि जमीन में दफनाया जाए। वो बात को कान खोल के सुन लेता है, लेकिन साथ में ये भी बताकर कि यंग मास्टर इस तरह के स्पेल को कास्ट करने के लिए काफी छोटे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि कुछ दिनों के लिए इनको रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि साइकोलॉजी इनको अभी से ही डैमेज हो गया। इनको याद नहीं कि इनके साथ वहाँ पर क्या हुआ था। तो वो मैट्रियार्क से इंसिस्ट करते हैं कि यंग मास्टर को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दिया जाए ताकि वो खूब आराम कर सके। एलन काफी ज्यादा खोया खोया नजर आ रहा था और इसके पीछे का रीजन भी एलन से हमें पता चलता है कि उसे जरूर वहाँ पर उस हाल में कुछ हुआ था, लेकिन किसी वजह से उसे ये याद नहीं आ रहा कि उसके साथ अंदर क्या हुआ था। वो जितना भी चाहे जोर लगा ले, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा। तो अपने बेटे को इतना ज्यादा परेशान होता देखकर उनकी मदर उसके माथे पर हाथ रखे कि ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम फ्यूचर हेड हो, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। तो ये बात सुनकर एलन अपनी मदर का हाथ दूर करता है और कहता है कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि मुझे घबराने की जरूरत नहीं, और साथ में आपने ये भी बताया कि टेंशन भी नहीं लेना चाहिए, कि आपको याद नहीं कि मैं कौन हूँ, मैं इस फैमिली का फ्यूचर हेड हूँ। मुझे घबराना और टेंशन लेना शोभा नहीं देता, और जहाँ तक उन शैडोज की बात है तो वो तो मेरे मरने के लिए ही पैदा हुए थे। दोबारा मैं आपके मुंह से इस तरह की बकवास ना सुनूं। अपने बेटे को इतना रूडली बात करते हुए देखकर अगर ये मेरी मदर होती तो कब का मुझे तवे पे बिठा देती, लेकिन यहाँ पर तो उनकी मदर उसको गले लगाती है और कहती है कि तुम वाकई में मेरे बेटे हो, तुम्हारी आदतें बिल्कुल मेरी जैसी हैं, और अब मुझे ये बताना कि मैं अपने ब्रेव बेटे के लिए क्या रिवॉर्ड के तौर पर रखूं, क्योंकि मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहती हूँ। इस पर जवाब देता हुआ एलन, मदर सब माओ में से बेस्ट है, मुझे उनके अलावा और किसी चीज की जरूरत नहीं, जस्ट वो उनके साथ ही रहे तो यही उसको चाहिए। और हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट जो कि इस
माँ और बेटे की बकबक को कब से सुन रहा था और नजर रखे हुआ था, तो वो भी इन दोनों के बॉन्ड को एडमायर करता है। ये वाकई में इन दोनों का बॉन्ड मैंने दुनिया में और पूरी अपनी जिंदगी में भी नहीं देखा। लेकिन खैर, इन दोनों के बॉन्ड को मैं वैसे भी तोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि ये मेरा गोल नहीं है, बल्कि जो मेरा गोल था वो मैंने अचीव कर लिया है। क्योंकि पास्ट में मैं एलन का शेडो था, लेकिन आज एलन मेरा शेडो बना है। और अब आज के बाद मैं जो भी करूंगा तो उसका दर्द उसे मिलेगा, और जो वो गेन करेगा तो उसका एक्सपीरियंस और स्ट्रेंथ मेरे पास आएगा।